हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं आज आपको कक्षा 11 की अध्याय 2 की मात्रक एवं मापन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। सब लोग नोट्स बना लीजिए, जैसा हम लिखवा रहे हैं वैसे लिखते चले जाइए और उसको याद भी करते चलिए। परेशानियां बढ़ी हुई हैं, आप लोगों को भी विदित है और हमको भी जानकारी है, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को नहीं रोक सकते, इसलिए हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं अपने चैप्टर पर। कहा गया कि मात्रक क्या है, तो मात्रक क्या है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। पहला मूल मात्रक, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं तथा किसी अन्य मात्रकों से कोई लेना देना नहीं होता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। यहाँ हमने मूल राशियाँ भी लिखी हैं, इधर मूल मात्रक भी हमने लिखा है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। नोट में हमने आपको ये दिखा दिया है कि 2 पूरक मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। इसके विषय में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। वे मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि वे मात्रक जो एक या एक से अधिक मूल मात्रकों के मिलने से संभव होता है, वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। या जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी या लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई या गहराई, इन सब का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। जब 2 मूल मात्रक एक साथ हुए तो एक व्युत्पन्न मात्रक बना। ऐसे ही इसका भी था, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान आपका मूल राशि है जिसका मात्रक किलोग्राम मूल मात्रक हुआ। त्वरण को हम जानते हैं कि इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं किसकी। यहाँ आपने देखा होगा मापन की। तो मापन क्या है पहले ये जानेंगे। तो मापन क्या है, किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। फिर प्रश्न आया, किसी राशि की माप को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम बताएंगे कि किसी राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे पहला आवश्यक काम क्या है हमारा, कि वो मात्रक जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। दूसरा, आंकिक मान, यह उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि की माप में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। अभी कोई पूछे कि SI प्रणाली क्या है, तो आप बताएंगे कि SI प्रणाली जो 7 मूल मात्रकों तथा 2 पूरक मूल मात्रकों पर आधारित माप की प्रणाली SI प्रणाली कहलाती है। हम लोग जानते हैं MKS मात्रक को, MKS को ही बाद में SI कहा गया है। जैसे कहा जाएगा बल का मात्रक, तो आप बताएंगे कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो न्यूटन क्या है, SI प्रणाली में बल का मात्रक है। प्रश्न आ गया, किसी राशि के परिमाण की कोटि से क्या तात्पर्य है। तो आप बताएंगे कि यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिमाण के इस राशि के को कोटिमान कहते हैं। अर्थात जो 10 की घात के रूप में लिखा जाए, 10 की घात के रूप में लिखने का मतलब ये है कि कोटि का मतलब होता है कि 10 की घात के रूप में लिखा जाए। लेकिन कैसे लिखते हैं ये जानेंगे हम एक उदाहरण देकर। लेकिन पहले हमने एक नोट लिखा है। नोट में ये देखिए कि यदि राशि का मान 3.16 से 3.16 का मतलब होता है √10। √10 करनी में 10 का मान होता है 3.16। 3.16 से बड़ा है तो उसके 10 की घात में हम 1 जोड़ देते हैं। परंतु यदि मान 3.16 से छोटा है
तो उसके 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे एक उदाहरण देखिए, क्या है उदाहरण कि 3.20 गुणे 10 पे घात ऋण 3 का कोटिमान क्या होगा, आपको बताना है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो 3.20 गुणे 10 की घात ऋण 3 का कोटि बताना है। तो 3.20 जो है वह 3.16 से क्या है, बड़ा है। देखिए ये 3.20 है, ये 3.16 है, तो ये बड़ा हुआ ना। आप बड़े का भी नोटेशन लगा सकते हैं कि ये आपका इस तरह से कि क्या है, ये बड़ा है। जब बड़ा है तो अतः उसके 10 की घात में क्या करेंगे, हम एक जोड़ेंगे। यहाँ से देखिए यदि राशि का मान 3.16 से बड़ा है तो उसके 10 की घात में एक जोड़ देते हैं, परंतु यदि मान 3.16 से छोटा है तो उसके 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ 3.20 3.16 से बड़ा है, अतः उसके 10 की घात में हम क्या करेंगे, एक जुड़ेगा। अर्थात 10 की घात ऋण 3 था, ऋण 3 में एक जोड़ दिए तो 10 की घात ऋण 2 होगा ना। अर्थात 3.20 गुणे 10 पे घात ऋण 3 का कोटिमान 10 की घात ऋण 2 होगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं दूसरे उदाहरण की। दूसरा उदाहरण है आपका कि यदि राशि 2.5 गुणे 10 पे घात 2 का कोटि ज्ञात करो। तो आप चेक करेंगे कि यार 2.5 3.16 से छोटा है अथवा बड़ा। तो यहाँ दिख रहा है कि ये छोटा है, तो आप चाहे कामा लगाइए, यहाँ लिख दीजिए छोटा है, या आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि 2.5 3.16 से क्या है, छोटा है। जब छोटा है तो उसके 10 की घात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात कोटि 10 की घाते 2 ही होगा। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, त्रुटि की। त्रुटि क्या है, एरर, इसी के अंतर्गत है। यही जो चैप्टर पढ़े हम लोग मात्रक एवं मापन में, इसी में हम त्रुटि विश्लेषण भी पढ़ेंगे और बीमीय विश्लेषण भी पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं त्रुटि विश्लेषण की। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। त्रुटि बहुत जल्दी समझ में आएगा, लेकिन होता बहुत कठिन है, लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा ही आराम से, बड़ा ही सरल से समझ में आएगा, क्योंकि हम एक एक स्टेप आपको समझाते जाएंगे। त्रुटि क्या है, वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। अब वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वास्तविक मान, जो हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं वो हमारा प्रायोगिक मान होता है। और वास्तविक मान क्या होता है, वास्तविक मान के लिए जैसे हम आपसे एक प्रयोग कहा गया, उस प्रयोग में ये कहा गया कि 5 लोग हो या 4 लोग हो, 4 लोगों से कहा गया कि यार तुम लोग एक मान निकालो। जैसे कहा जाए कि ये आपके पास ये पेन है, इस पेन की लंबाई कितनी है, तुम नाप के बताओ। तो आप करेंगे क्या, इस पेन की लंबाई को मापेंगे। तो पेन की लंबाई जब कहा गया नापने के लिए, तो आप लोग लिए स्केल, मीटर पैमाना लिए, नापना शुरू किए। तो पता चला कि जब नापने लगे तो किसी का आ रहा है 4.2, किसी का आ रहा है 4.3, किसी का आ रहा है 4.4, किसी का आ रहा है 4.5। इस तरह से आपका आ गया। अब हम ये तो प्रायोगिक मान हो गया ना, ये क्या है आपका प्रायोगिक मान, ये आपका प्रायोगिक मान मिल गया। अब हम इसका वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, तो वास्तविक मान के लिए हम जानते हैं कि जितनी भी आपने मान निकाले होंगे उन सब को करेंगे क्या, हम जोड़ देंगे और भाग दे देंगे जितने भी आप लोग थे, यानी जितनी भी संख्याएं, कुल नंबर का द सम ऑफ टोटल नंबर अपान नंबर ऑफ क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी है, मतलब सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जैसे देखिए 4.2,
4.3, 4.4, 4.5 बटे कितनी संख्याएं 1 2 3 4, 4 लोग हो 4, जोड़ दो 5 4 9 9 3 12, 12 2 14 के 4, हासिल लगा 1, 4 4 8, 4 12, 4 16 और 1 17.4 में 4 से भाग क्या हो जाएगा 4 चौक 16, जब इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, 1 17.12, अब 14 हो गया, ये 14 हो गया तो 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, 4.36 ये आपका क्या हो गया वास्तविक मान हो, ये आपका वास्तविक मान आ गया। तो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को ही क्या कहते हैं, वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। ध्यान इतना रखिएगा कि जो अंक बड़ा हो, जैसे आपका वास्तविक मान बड़ा आया तो प्रायोगिक मान से घटाना है, अगर प्रायोगिक मान बड़ा हो रहा है तो वास्तविक मान से घटाना है, जो बड़ा होगा उसको पहले, जो छोटा होगा उसको बाद में। तो वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा यादृच्छिक त्रुटि, तीसरा स्थूल या गंभीर त्रुटि। क्रमबद्ध सिस्टमैटिक एरर, यादृच्छिक त्रुटि रैंडम एरर, स्थूल या गंभीर त्रुटि ग्रॉस एरर। अब क्रमबद्ध त्रुटि क्या है, अब क्रमबद्ध त्रुटि हम 4 प्रकार के पढ़ते हैं, ये पढ़ना होता है क्रमबद्ध, इन सब का कोई काम नहीं होता है, इन सबको आगे बताएंगे कैसे क्या किया जाता है, अभी आपको केवल क्रमबद्ध त्रुटि पढ़ना है, त्रुटि पढ़ना है। तो क्रमबद्ध त्रुटि 4 प्रकार की हम पढ़ते हैं। पहला यंत्रगत त्रुटि, जैसे यंत्रगत का मतलब है कि आपके यंत्र में या जो प्रयोगशाला में यंत्र है उसमें कोई त्रुटि हो, उसे यंत्रगत त्रुटि। व्यक्तिगत, जैसे अब हम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो प्रैक्टिकल के विषय में बताया गया उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो आपका पर्सनल त्रुटि हो गया, पर्सनल एरर हो गया। अब पता चला आपको कहा जाए प्रयोग करने के लिए, प्रयोग आप गलत कर रहे हैं, तो क्या हो गया प्रैक्टिकल त्रुटि हो गया। और दूसरा चौथा क्या है, वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि। अब वातावरण परिवर्तन का मतलब ये है कि पता चला आप लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में ले गए, लेकिन वहाँ पर देख रहे हैं तो पूरी तरह से अंधेरा है, सामान सब अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट आपके एक भी सही नहीं है, तो उस कारण जो परेशानियाँ कठिनाइयाँ होती हैं तो वो आपका वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि कहलाती है। ठीक है, त्रुटि की गणना हम कैसे करते हैं ये जानेंगे। यहाँ हमने लिखा है त्रुटि की गणना। तो त्रुटि की गणना के लिए, त्रुटि की गणना हम 4 चरणों से करते हैं। क्या क्या, निरपेक्ष त्रुटि को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को रिलेटिव एरर बोलते हैं, और प्रतिशत त्रुटि को परसेंट एरर बोलते हैं। इतना आप लोग नोट्स पहले तैयार करिए, फिर मैं कल आपको इसके आगे त्रुटि के विषय में पढ़ाऊँगा। ओके, और जो आपको न समझ में आया रहेगा आप व्हाट्सएप पर हमको लिख के भेज दीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं पहले आपका वो निवारण करूँगा, फिर उसके बाद ही मैं आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसको सब लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, और उसको फिर मैं कल परसों स्टूडियो में भी आपको पढ़ा दूँगा अच्छे से, लेकिन आज इस तरह से पढ़ा रहे हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।